हम कहते हैं जी हम एक टेक सुपर पावर हैं, हम लेबर प्रोवाइड करने में डेफिनेटली सुपर पावर है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे इतना सारा कंटेंट जो चल रहा है, जो युवा पीढ़ी है वो ये जो कंटेंट देख रही है और कंटेंट में जो गिरावट आई है, आप ये चीज को जब नोट करेंगे तो समझ में आएगा कि कितने बड़े रिस्क से हम गुजर रहे हैं। ये जो कंटेंट का खेल है, इसमें मोनेटाइजेशन के अलावा पॉपुलैरिटी, फेम, ये भी एक एस्पेक्ट है। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कई लोगों के लिए। मोनेटाइजेशन की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि अनट्रेन्ड व्यक्ति उस अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए बेकार से बेकार वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो उसके लिए आसान है। एल्गोरिदम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब एल्गोरिदम जरूरी तो है, लेकिन एल्गोरिदम का लॉजिक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज का जो हमारा मंथन का टॉपिक है वो बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी के बारे में। इसके साथ ही जो सोशल नेटवर्किंग एप्स जो इस वक्त हमारे देश में हैं, वो उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, वो एप्स कितना बड़ा थ्रेट हैं या उनके कितने फ़ायदे हैं, या फ्यूचर में किस तरह से हम इन सोशल नेटवर्किंग एप्स को देखते हैं, कितना ये इवॉल्व होने वाली हैं, हमारा भारत कितना इवॉल्व होने वाला है। इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीयूष कुलश्रेष्ठ, जो कि एक लीडिंग टेक एंटरप्रेन्योर हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुद की अपनी सोशल नेटवर्किंग ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है खुल के। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए, बहुत अलग और जुदा टॉपिक भी है, क्योंकि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, बहुत सारी चीज़ें हैं और जब टेक की बात करते हैं कहीं पर फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा लगते चले जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी अपनी सोशल नेटवर्किंग ऐप है खुल के, जिसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये जर्नी की बात मैं समझना चाहूँगी, क्यों आपने, क्या मकसद था जो आपने ये एक ऐप लॉन्च करी, और कितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं और कितना प्रॉमिसिंग आप इस ऐप को देखते हैं अपनी? ओके, तो जर्नी की शुरुआत तो मेनली इस कारण से थी कि हमने ओरिजिनली शुरू किया था असल में 2016-17 में, बट पिछले 7 साल में भी कुछ बदला नहीं, और इसलिए आज भी वो बात रेलेवेंट है जिससे हमने ये शुरू किया। करीबन आधी दुनिया आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, और 20 साल के ऊपर अब बीत चुका है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को एग्जिस्टेंस में आए। इन 20 सालों में और आधी दुनिया के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे होने से सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है? सोशल नेटवर्किंग, आप जब इतनी सारी नेटवर्किंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव यूटिलिटी क्या निकल रही है सोसाइटी के लिए? अब अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात बड़ी अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई एंटरप्राइज सोसाइटी को यूटिलिटी नहीं देती तो उसकी कोई जगह नहीं है वहां पर। नॉवेल्टी पे कब तक सोशल नेटवर्किंग का काम चलेगा कि हम लोगों से जुड़ सकते हैं नेशनली, इंटरनेशनली? तो ठीक है, अब जुड़ गए, अब क्या? वो अब क्या कि बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। उस पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के पोटेंशियल को टैप करने के लिए हमने कहा कि हमारे को एक अलग तरह का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जहां लोग खुल के एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और खुल के एक दूसरे से बात कर सकें। तो वहां पर संभावना है कि लोग शायद कल एक दूसरे से कोलैबोरेट करें और उस कोलैबोरेशन में सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल चीज़ें, कुछ यूटिलिटी ओरिएंटेड चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएंगी। और खुल के जो हमने नाम रखा, आपने कहा कि अच्छा नाम है। खुल के नाम हमने इसलिए रखा कि लोग बोल बहुत रहे हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे, बट खुल के नहीं बोल रहे। वो आज भी दे प्लेइंग टू द गैलरीज, कि कहीं जिस ग्रुप से मैं जुड़ गया हूं वो बुरा ना मान जाए मेरे विचार सुन के, या तो इस तरह से वो किसी को गुस्सा नहीं करना चाहते, या एक ग्रुप का हिस्सा बन गए तो उस ग्रुप से छूटना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी वहां पर जो है एस्टैब्लिश कर ली है। इन कारणों से वो खुल के नहीं बोल रहे हैं। उनके पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उनके,
उसके आधार पे वो बातें नहीं बोल रहे हैं, बस वो ग्रुप में आके एक साथ जो टर्राने का काम चल रहा है। तो ये रोकने के लिए और लोगों को एनकरेज करने के लिए कि जो अपने मन में हो वो बोलिए, तो वो है खुल के बोलना, विदाउट फियर और विदाउट फेवर। तो इसको हम किस तरह का एक ऐप माने? फेसबुक की तरह, व्हाट्सएप की तरह, यूट्यूब की तरह? आप ऐसी कौन सी सोशल ऐप है या नेटवर्किंग ऐप जो आपने बात करी, मैसेंजर है, किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये तो क्लियर है जब आपने इतने सारे नाम लिए कि सोशल नेटवर्किंग के कई अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना है तो इसको रियल लाइफ के करीब जाना पड़ेगा। रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता कि हम केवल शॉर्ट में ही कोई बात कहते हैं, कि केवल लॉन्ग फॉर्म में ही कोई बात कहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम केवल फॉर्मली ही बात करते हैं, कि कैजुअली ही बात करते हैं, कि प्राइवेटली ही बात करते हैं, कि पब्लिकली ही बात करते हैं, कि केवल टेक्स्ट में ही बात करते हैं, या केवल ऑडियो में बात करते हैं, या केवल वीडियो में बात करते हैं। ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसी हमारी ज़रूरत होती है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो मेथड सबसे अच्छा काम करेगा हम उसको अपना लेते हैं। जैसे हमने कभी किसी को एक शॉर्ट मैसेज भेजा कि भाई ये काम हो गया, उन्होंने कहा कि भाई काम अभी नहीं हुआ, थोड़ा समय और लगेगा, और ये बात काफ़ी समय से खिंच रही है। तो आप क्या करते हैं कि आप ईमेल डाल देते हैं, उसमें थोड़ा लंबा और फॉर्मल तरीके से आप जो है अपनी बात को रखते हैं। अब उससे भी बात नहीं बनती तो आप क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और ज़रा सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं। अब आपने फ़ोन पे बात कर ली, लेकिन ये बात अभी भी बनी नहीं, तो आप समझना चाहते हैं कि भाई तकलीफ़ क्या है, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। प्लस आपकी जो इरिटेशन है, आपका जो गुस्सा है, या आपके जो भी इमोशंस हैं, उसे आप पूरे फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, यानी फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, सबके थ्रू दिखा। तो आप एक वीडियो ऑनलाइन मीटिंग लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने टेक्स्ट भी यूज़ किया, कैजुअल भी यूज़ किया, फॉर्मल भी यूज़ किया, आपने ऑडियो भी यूज़ किया फ़ोन कॉल करके, और आपने वीडियो भी यूज़ किया। ये सारी चीज़ें जब होंगी तब आपको इफ़ेक्टिव एक मेथड मिलेगा। तो लोगों के लिए, आम व्यक्ति के लिए ये चीज़ ईजिली सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, तो फिर हमारे को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स कैसे होते हैं, इसकी इमेजिनेशन को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। जैसा हमने आज तक देखा है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स फ्यूचर में भी ऐसे होंगे, ये आवश्यक नहीं है। इनका रूप स्वरूप बिल्कुल अलग हो सकता है। तो खुल के जो है वो उस दिशा में अब जा रहा है जहां पे हमने पहला बीज बोया है कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स थोड़े अलग दिखेंगे। पीयूष, आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। अब आने वाले 25 साल बहुत कुछ चेंज होगा, हो रहा है, और ख़ासकर ये जो युवा पीढ़ी है, हम क्योंकि जब हम बात करते हैं कि 25 सालों की, तो शायद हम में से कई लोग यहाँ पे होंगे, नहीं होंगे। ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि सही प्लेटफॉर्म्स, सही नॉलेज, और ख़ासकर जब आज का सबसे बड़ा विषय है कि हम सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, मीडिया में भी सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, कई सेक्टर्स में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, कई सेक्टर में हो रहे हैं। उसमें से आपको सोशल मीडिया में आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी, कितनी इफ़ेक्टिव लगती है? मैं बड़ा एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ इसमें। सोशल नेटवर्किंग में इसेंशियली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक, आप अनेकों लोगों से, अनजान लोगों से, जाने पहचाने लोगों से जुड़ जाते हैं। दूसरा, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बनाने में ठीक है, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, लेकिन इसेंशियली एक सिंपल सी चीज़ है कि बातचीत का प्लेटफॉर्म है। अब आप भारत को देखिए, हम कहते हैं जी हम एक टेक सुपर पावर हैं। हम लेबर प्रोवाइड करने में डेफिनेटली सुपर पावर है, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने में, भाई हमारा खुद का कोई माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी हो जो वर्ल्ड में पूरी फेमस हो, जो प्रोसेसर्स बनाते हैं, या हमारे वर्ल्ड क्लास लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स इस तरीके से खुद यहाँ बन रहे हों, ऐसी तो कोई सिचुएशन है नहीं।
तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ कुछ बन रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारा गेम इसमें बाकी है। लेकिन केवल एक बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ और इतनी सारी प्लुरैलिटी, और उसके बावजूद भी ये देश जो है 70-75 साल से ग्रो कर रहा है। तो यानी कि यहां पे डेमोक्रेसी बड़ी वाइब्रेंट है। तो एक डेमोक्रेटिक नेशन, टेक सुपर पावर, उसके पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है बातचीत करने के लिए। तो आपको याद होगा कि 80s के ज़माने में बड़ा चलता था, और टीवी सीरियल्स में तो खास करके ये दिखाया जाता था, एक कटोरी चीनी पड़ोसी से उधारी मांगी जाती थी, क्योंकि वो जो उस समय का भारत था उसमें जो विकास हुआ था वो कुछ उसी प्रकार का था। हम एक कटोरी चीनी आज तक मांगना भूले नहीं हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि एक कटोरी चीनी मांग के, उधारी मांग के हम सोशल मीडिया ने बातचीत करने का काम कर रहे हैं, ये बंद हो। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको देखें तो कितना इंपॉर्टेंट है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे इतना सारा कंटेंट जो चल रहा है और उसको युवा मेनली कंज्यूम कर रहा है। कोई ग्रोन अप व्यक्ति, कोई एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति उसको अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो तो चलो उसका आकलन सही तरीके से कर लेगा, एक बार को आप कम से कम ऐसी आशा तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो ये जो कंटेंट देख रही है, और कंटेंट में जो गिरावट आई है, आप ये चीज को जब नोट करेंगे तो समझ में आएगा कि कितने बड़े रिस्क से हम गुजर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है इन बच्चों के मन पर। कंटेंट में गिरावट क्यों आ रही है? तो हम इसको कहते हैं 1:99 की प्रॉब्लम है। 1:99 की प्रॉब्लम यह है कि एक व्यक्ति फिल्म बना सकता है, 99 देख सकते हैं। अब 99 के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा है, और कैमरे में सेल्फी मोड है। तो 99 के हाथ में कैमरा भी है और 99 कैमरे के सामने भी है, और 99 के सामने प्लेटफॉर्म भी है, 99 के सामने ब्रॉडकास्ट करने का प्लेटफॉर्म भी है। अब कुछ समय पहले तक, आज से 20 साल पहले तक, अगर किसी व्यक्ति को अपने विचार ब्रॉडकास्ट करने हैं, लोगों तक एक मास लेवल पे पहुंचाना है, तो परमिशन लगती थी। एक बहुत बड़ी साइकिल होती थी जिसको आपको, एक हायरार्की होती थी जिसको आपको पार करना पड़ता था। पहली बात है आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, बिल्कुल, फिर सही लोग कौन से हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल। तो आपको प्रिंट के लिए भी और रेडियो के लिए भी, टेलीविजन के लिए भी, यानी कि टेक्स्ट के लिए भी, ऑडियो के लिए भी और वीडियो के लिए भी परमिशन लगती थी। केवल परमिशन नहीं लगती थी, आप ट्रेनिंग भी लेते थे। और जब इतनी मेहनत लगती है और इतनी ट्रेनिंग लगती है तो अपने आप जो लक्ष्य होता है ना उस काम को करने का, वो ऊंचा होता है। आप इतनी ट्रेनिंग के बाद उसको किसी बेकार की चीज में जाया नहीं करते कि चलो एक प्रैंक का वीडियो बना दें, कि चलो एक गाना निकला है उसके ऊपर थोड़ा 2 स्टेप्स करके दिखा दें। आप उससे कुछ आगे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब वो ट्रेनिंग तो मिली नहीं है 99 को। अब बिना ट्रेनिंग के जब वो कैमरे के सामने खड़े हैं तो करें क्या? तो फिर वो देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या ट्रेंड चल रहा है, और जो इजीएस्ट होता है एक कॉमन मैन के लिए, एक अनट्रेन्ड पर्सन के लिए, वही हो रहा है। तो इस वजह से आप कंटेंट में गिरावट देख रहे हैं। तीसरी जो बात हम देखते हैं वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आज की तारीख में भारतीय, विदेशी या फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है। उनको आपके बारे में शायद इतनी जानकारी नहीं होगी। वो जो जानकारी होगी वो उनके जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस है, उनके पास जरूर होगी, लेकिन कॉमन मैन लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो इतनी बातें नहीं जानते। तो जो घटना हमारी कंट्री में घट ही नहीं रही, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। किसी दूसरे देश में घट रही है और यहां पे उसका प्रदर्शन हो रहा है, किसी दूसरे देश में घट रही है और यहां पर उसको लेके विवाद चल रहा है। क्या रीजन मानते हैं आप पीयूष? कंटेंट का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं इंटरनेशनल, या कंटेंट, आपने कहा ना कि कंटेंट में गिरावट भी हो रही है, या इस तरीके से जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या बड़ा रीजन है, कितना बड़ा रीजन है कंटेंट? रीजन ऐसा है कि एक स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनैलिटी का। हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, हम उससे कंडीशन हो जाते हैं। एक मिथ चलता है फ्री चॉइस का। फ्री चॉइस होती है,
पर उसको एक्सरसाइज करना जो है उसके लिए बड़ा पराक्रम चाहिए। मैक्सिमम लोग तो उनकी जो फ्री चॉइस है, वो जो गिवन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, विकल्प होते हैं, उतने ही दिए हुए विकल्पों के बीच में ही आपकी फ्री चॉइस होती है। आप इस बाड़े को तोड़कर कुछ नया करने की सोच जो है बड़े कम लोग रखते हैं। अब आपको कंटेंट ही ये दिया जा रहा है, अब जो आप देख रहे हैं तो इसी में से आप चूज कर रहे हैं। आप ये चूज नहीं करें कि फिर मुझे देखना ही नहीं है, तो आप वही देख रहे हैं, उसको देख के फिर आप रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बचपन से ही हर व्यक्ति के अंदर जो देखा उसको रिएक्ट करता है, जो सुना उसको रिएक्ट करता है, जो सूंघा उसको रिएक्ट करता है। तो क्योंकि जो हमारे सेंसेस ग्रहण करते हैं हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो हम यहां पर वही जो है रिएक्शन लोगों का देख रहे हैं। अब हम जो है फिर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं है उस सेंस में, यानी कि इन्फ्लुएंसर्स बड़े सारे हैं, लेकिन एक सोशल लीडरशिप नाम की भी चीज होती है। बहुत अच्छी बात कही पीयूष आपने, सोशल लीडरशिप की ये जो बात है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब की ही बात करूं तो इतने सारे वीडियोस हैं या इतना सारा कंटेंट है, और किसी को सिल्वर बटन मिल रहा है, किसी को गोल्डन बटन मिल रहा है, मगर ये आइडेंटिफाई करना कि सही कंटेंट क्या है। जैसे मैं पत्रकारिता की भी बात करूं, इस वक्त मतलब जिन्होंने कोर्स करके मेहनत करके पत्रकार बने वो तो पत्रकार हैं ही हैं, वो तो उसमें कोई डिनाइल है नहीं, बहुत मेहनत करी है। लेकिन अब ऐसे भी पत्रकार हैं जो कि अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, और कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं वो तो खैर एक अलग विषय हो गया ऑल टुगेदर, मगर कंटेंट की गिरावट, और आपने जो सोशल लीडरशिप की बात करी है, इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इस कंटेंट को फिल्टर लगाने के लिए या इस कंटेंट को टैप करने के लिए, कि क्या सही हम क्योंकि बेसिकली ये अब हमारे समाज में रिफ्लेक्ट होगा, हो रहा है। आने वाले टाइम में जो आज 10 साल के बच्चे हैं वो अगले 10 साल में 20 साल के युवा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है क्या अप्रोच होनी चाहिए? अप्रोच तो किसी भी एक सोसाइटी में, और खास करके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, सांझी होती है, और अलग अलग अंग हैं, सरकार भी है, प्रशासन है, लोग हैं, और उस समाज के अंदर सोच विचार, अच्छी सोच विचार रखने वाले विद्वान लोग भी हैं, और सामने वो सोसाइटी है जहां टेक्नोलॉजी का काफ़ी गहरा पेनेट्रेशन है, और आप टेक्नोलॉजी को किसी भी लेवल पे कम से कम आज की तारीख में किल नहीं करना चाहते। भाई कम से कम 99% लोग आप कह सकते हैं कि किसी से पूछेंगे तो क्या करें, टेक्नोलॉजी को बंद कर दें, वो तो बंद नहीं हो सकती जी। अब 20 साल एक समाज के ओवरऑल लाइफ में बहुत छोटे होते हैं। जैसे भारत की आज़ादी को ही आज 75 बरस ही हुए हैं, तो जब हम मुड़ के देखते हैं तो हम कहते हैं कि अरे 75 बरस ही अभी बीते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तो भारत को बहुत कुछ करना है। जैसे आपने कहा कि 75 बरस बीत गए, आने वाले 25 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या पॉइंट ऑफ व्यू से? ये परिपक्वता को लाने के लिए, मैच्योरिटी को लाने के लिए। तो ये एक बचपना चल रहा है अभी, और ये बचपने से अगर इस समाज को बाहर लाना है तो ये हमारे, आपके और अन्य ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये देख के बात समझ में आ रही है, और उन्हें पॉलिटिकली राइट होने की आवश्यकता नहीं है। और पॉलिटिकली राइट अगर आपको नहीं होना है, आपको सिंपली जो राइट है, जो उचित है, जो योग्य है, उस बात को कहना है, तो उसके लिए फिर आपको बड़ी हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत भी जुटानी होगी। ये नहीं घबराना होगा कि वहां पे भाई 1 मिलियन लोग हैं तो हम ऐसी बात कहें तो क्या होगा। मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार भी कुछ पॉलिसी बनाएगी, कुछ लॉज भी आएंगे, साथ में समाज भी अपना रोल पूरा करेगा, और समाज में जो लोग वाइज हैं, जो लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। कंटेंट मोनेटाइजेशन भी अब एक अहम इम्पॉर्टेंट पहलू है इस पूरे सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग का, और बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन। मगर बात वहीं आकर के अटकती है कि सही कंटेंट क्या है जो एक्सेप्टेबल हो समाज को, सोसाइटी को, लोगों की। जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ फेयर एक रेशियो होना चाहिए, नॉट ब्लाइंडली ड्रिवन बाय समथिंग विच इज इन ट्रेंड। देश को और हमारा जो स्टैंड है ग्लोबली उसमें। तो सबसे पहले
हम केवल मोनेटाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो सोसाइटी है हमारी वो बड़ी मनी माइंडेड सी हो गई है। ये जो कंटेंट का खेल है, इसमें मोनेटाइजेशन के अलावा पॉपुलैरिटी, फेम, ये भी एक एस्पेक्ट है। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कई लोगों के लिए। अब मोनेटाइजेशन मोस्ट सर्टेनली मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव फिगर है। मोनेटाइजेशन की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि अनट्रेन्ड व्यक्ति उस अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए बेकार से बेकार वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो उसके लिए आसान है। क्यों कंज्यूम हो रहा है पीयूष? मतलब मेरे को एकदम से ये सवाल आया है मन में, क्यों कंज्यूम हो रहा है ऐसा कंटेंट? तो बहुत सारा कंटेंट तो आप देखें वो शॉर्ट वीडियो पे चलता है, और शॉर्ट वीडियो का एल्गोरिदम इसके लिए जिम्मेदार है। आपके पास तो चॉइस ही नहीं होती। अगला वीडियो क्या आएगा जब आप स्वाइप करते हैं, आपके पास तो चॉइस ही नहीं होती। और जब तक आप रिएक्ट करते हैं कि अरे ये क्या वीडियो है, 10 सेकंड बीत गए, अब वो सिस्टम ने कैप्चर कर लिया कि इनको मजा आ रहा है। सिस्टम थोड़ी जानता है कि आपके मन में चला कि ये क्या वीडियो है। तो इस वजह से एल्गोरिदम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब एल्गोरिदम जरूरी तो है, लेकिन एल्गोरिदम का लॉजिक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो शॉर्ट वीडियोस के लिए तो फिर ये आवश्यक है कि आप बड़ा केयरफुली जो है डिसाइड करें कि किस तरह की वीडियोस आप अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते हैं। अब आती है बात लॉन्ग फॉर्म की, तो वहां भी एल्गोरिदम एक तरीके से जिम्मेदार है। अब मिसलीडिंग टाइटल दे देना, क्लिक बेटिंग करना है ना। तो जब ये इस तरह के टेक्निक्स यूज होते हैं तो अगला आदमी तो शिकार बन जाता है। और फिर कहीं एक 10% रीजन यू कैन से कि हर इंसान के मन में एक 10% स्लीजी पोर्शन होता है या क्रिंजी पोर्शन होता है, जिसे बेमतलब की बात, फालतू की बात, गई गुजरी बात, छिछोरी बात पे आपको हंसी आती है। तो 10% आई वुड से कि एक वो भी एक कॉर्नर है ह्यूमन माइंड का जो इस तरह के कंटेंट को देख लेना चाहता है। लेकिन कितना? अब वो कंटेंट की मात्रा जब इतनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन भी उसमें आ रहा है। तो वी कांट से कि केवल हमारे हर को जो परोसा जा रहा है वही जिम्मेदार है। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एरिया डेफिनेटली है, बट एक 10% की जिम्मेदारी मैं कहूंगा कि ह्यूमन माइंड की भी है कि जो इस तरह के कंटेंट के लिए गिर जाता है। पीयूष, इससे मैं अपने अगले सवाल पे, क्योंकि अब ये भी मेरे मन में बहुत घर कर रहा है इस वक्त कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स आ गए हैं, जिसमें अभी हाल फिलहाल कुछ एक साल से ऐसा हो गया है कि न्यूड पिक्चर्स भेजे जाते हैं, न्यूड वीडियोस करके आप कॉल उठा लेते हैं तो आपका कुछ ऐसा वीडियोस चलने लग जाते हैं आपत्तिजनक। अब इसमें क्या होता है कि ये एक बेट की तरह काम करता है, फिर आपको ब्लैकमेलिंग करना, आपके पैसे चुराना। कितना बड़ा खतरा इस वक्त सोसाइटी को, और जागरूकता और अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है कि इस तरीके के अगर जो ऐप्स हैं उनको ना डाउनलोड किया जाए। क्योंकि एक तो लोग सोशल ट्रॉमा में आ जाते हैं कि हम सोसाइटी में किस तरह से, क्योंकि हमारी पिक्चर्स भी ले ली गई और इस तरीके हम कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते इसको लेकर के। ये एक क्रिमिनल मेंटालिटी होती है। क्रिमिनल मेंटालिटी आप वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना दीजिए, अगर वहाँ किसी तरह का एक प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल निकल जाता है, वो ब्लैकमेलिंग के फॉर्म में हो सकता है, या वो बिजनेस के ही फॉर्म में हो सकता है, या वो बिजनेस में करप्शन के फॉर्म में हो सकता है, तो इकोनॉमिक्स का लॉ कहता है कि वहाँ बहुत तरह के लोग इमीडिएटली जुड़ जाएंगे। एक पुराने उदाहरण से अगर आपको समझाएं, सम्राट अशोक के काल में उन्होंने जो है बौद्ध संघ को बहुत सारा दान देना शुरू कर दिया और समाज में भी ये दान बढ़ने लगा। तो जब उनके राज्याभिषेक के बाद 8 बरस हो गए तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि इतना प्रचुर मात्रा में जो है भिक्षुओं को दान दिया जाता था कि बहुत सारे लोग जो धर्म का ऐसा कोई अभ्यास नहीं करते थे, कामचोर होते थे, या तो वो ये बेनिफिट लेने के लिए वो भी जो है भिक्षु का चीवर धारण करके जो है समाज में घूमते थे। तो ये एक नेचुरल मेंटालिटी है, ये केवल ह्यूमंस में ही नहीं है, ये जनरल मेंटालिटी होती है जो यूनिवर्सल है एक तरीके से, यानी अक्रॉस ऑल बीइंग्स चलती है। अब उसमें कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, वो क्रिमिनल्स हमेशा आके इस तरह की हरकतें करेंगे जहाँ पे वो, जैसे आपने टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 10% माइंड का एक कोना होता है
जो कि स्लीजी क्रिंजी आइटम्स जो है वो इंजॉय करता है, तो वो उस वीकनेस को भी टैप कर रहे हैं साथ में। तो टेक्नोलॉजी एंड वीकनेस ऑफ माइंड, ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से ये घटना घट रही है। अब इसको ओवरकम करने के दो ही तरीके हैं, एक तो लॉ इन्फोर्समेंट जो इसमें करें वो करें, साथ में एजुकेशन बढ़े, तीसरा तो फिर हमारे खुद के मन के कंट्रोल के ऊपर ही है कि हम इस तरह की चीज़ों के लिए गिरे नहीं। तो अगर एक बार एजुकेशन बढ़ गई तो हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग कम से कम ना गिरें। कुछ लोग फिर भी ऐसे होंगे जिनका माइंड बहुत वीक है और वो फिर भी इस तरह की चीज़ों के लिए गिरेंगे। जैसे फ्री रिवॉर्ड, ये केवल जैसे आपने कहा कि कोई स्लीजी चीज़ें हैं उसको देख के लोग गिर जाते हैं और ब्लैकमेलिंग होती है, यही नहीं है। आपको ये फ्री रिवॉर्ड मिल रहा है, ये जो आपने जामतारा या अफ्रीका से पहले एसएमएस आते थे, आपकी कोई लॉटरी खुल गई है, आपने कोई लॉटरी नहीं खरीदी, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी लॉटरी खुल गई, इतना पैसा मिल रहा है, वहाँ भी क्रिमिनलिटी होती है। तो इसलिए हमारे को ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें तो क्रिमिनल हैं, और क्रिमिनल आपसे जनरली आपके माइंड की वीकनेस के कारण ही आपसे जीतेगा। फिर बीच का मीडियम कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है या वो नॉन टेक्नोलॉजी आइटम भी हो सकता है या अप्रोच हो सकती है। ओवरऑल बात करूं पीयूष, तो ये जो डेटा प्रिवेसी को लेकर के जो सोशल मीडिया है, ये कितना सेफ है, नहीं है, क्या है सच्चाई? लाइक आई से कि टेक्नोलॉजी हो या नॉन टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन इंटेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप पब्लिक में कुछ कहते हैं तो उसी से पहले आपने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट रखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे केसेस में तो डेटा प्राइवेसी का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है, क्योंकि उसको कहा ही नहीं गया है प्राइवेसी के लिए, उसको तो कहा ही गया है पब्लिक में उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। उसका इस्तेमाल भी कहीं ना कोई क्रिमिनल या कोई एनिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज अलग तरीके से कर रही हैं। जैसे सोशल मीडिया का यूज बहुत बड़े स्केल पे डेमोक्रेसीज को अपटर्न करने के लिए है। आपकी चॉइसेस कुछ और होती, लेकिन आपकी साइकोग्राफी को पढ़ते हुए नए तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, आपको उसी तरीके से अप्रोच किया जा रहा है और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपकी चॉइसेस को उस मेथड से जो है अफेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर आप जो पब्लिक में कह रहे हैं वो बहुत बड़ी पावर्स हैं जो उसको बिल्कुल अलग तरीके से यूज करती हैं। जहां तक बिल्कुल प्राइवेट डेटा है, जैसे आपने कहा पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो डेफिनेटली कंसर्न है। जहां तक मेरा नाम और नंबर है, वो किसी हैकर के लिए में भी ज़्यादा सेंसिबल लगता है। अदरवाइज ये इतनी बेसिक डिटेल्स हैं कि हम आए दिन किसी से भी मिलते हैं तो नंबर देने में कतराते नहीं हैं। सो आई पर्सनली बिलीव कि डेटा प्राइवेसी हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन अ फार ग्रेटर डिटेल, और उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे लूप होल्स हैं हमारे को, क्योंकि हम जैसे यूरोपियन लॉज खास करके देखते हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि हमारी जैसी कंपनी सोचती है कि भाई कम से कम हम ओपनली और डायरेक्टली तो अपने आप को यूरोप में प्रमोट ना करें, अदरवाइज वी विल बी लायबल टू द डेटा प्राइवेसी लॉज आउट देयर विच सीम वेरी अनरीजनेबल। तो आई थिंक अभी डेटा प्राइवेसी भी अपने इन्फेंसी में है, और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं आने वाले 10 साल में 15 साल में मुझे लगता है किसी प्रकार की मैच्योरिटी हम देख पाएंगे उसमें।